नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। करीब 49 साल से जारी असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का सोमवार को फिर हिंसक रूप सामने आया। दोनों ही राज्यों की सीमा पर पुलिस और नागरिकों की झड़प हुई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि गोलीबारी में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हुई है। वहीं दोनों राज्यों की पुलिस के कई जवान जख्मी हुए हैं। कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। जमीन विवाद के बाद अगर हाल ही में देखें तो अगस्त 2020 और इस साल फरवरी में अंतर्राज्यीय सीमा के पास संघर्ष हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को हिंसा पर असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से बात भी की है। उन्होंने सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसक झड़प के बाद 2 दिन पहले ही नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सीमा विवाद को लेकर शिलांग में बैठक भी की थी। इसमें सभी पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख शामिल हुए थे। वर्तमान में असम की बराक घाटी के जिले कछार, करीमगंज और हाइलाकांडी की 164 किलोमीटर लंबी सीमा मिजोरम के 3 जिलों आइजोल, कोलासिब और मामित के साथ लगती है। इस बैठक में भी हम एक तरह से देखें तो सीमा विवाद का जो मुद्दा था वो उठा और मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने कहा कि नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्यों को बनाते वक्त अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे भूमि विवादों को सुलझाया नहीं गया। दरअसल असम और मिजोरम के बीच क्षेत्रीय विवाद मुख्य तौर पर ब्रिटिश काल में जारी 2 अधिसूचनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है। फिर वर्ष 1972 में केंद्र शासित प्रदेश और इसके बाद 1987 में मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तब से ही मिजोरम का असम के साथ सीमा विवाद चल रहा है। हालांकि कुछ वर्ष पहले असम और मिजोरम की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों राज्यों की सीमाओं पर यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। इस पर समझौता हुआ, लेकिन इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के लोगों के बीच समय समय पर हिंसक झड़पें होती आई हैं। देश देशांतर में आज हम असम और मिजोरम के बीच क्या है सीमा विवाद, इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके ऐतिहासिक और संवैधानिक पहलुओं को जानेंगे और आगे विवाद को हल करने की दिशा क्या हो सकती है, क्या है इसमें चुनौतियां, इस पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं RVS मणि, फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री। साथ ही मेरे साथ हैं दीपक देवान, सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक देवान से पहले मैं समझना चाहूंगी मोटे तौर पर क्या बड़ी वजह रही हाल में विवाद सामने आने की और अभी स्थिति क्या है? देखिए, ये विवाद कोई नया नहीं है, बहुत पुराना चल रहा है असम और मिजोरम के बीच में। और मिजोरम, जैसे आपने बताया कि 1972 में ये यूटी बनी थी, यूनियन टेरिटरी जी। और उससे 1 साल पहले 1971 में जब मिजोरम एक लोसाई डिस्ट्रिक्ट के नाम से, इट वाज पार्ट ऑफ असम, 1971 में इंटर स्टेट बाउंड्री के तहत ये दोबारा रीडिफाइन किया गया था कि इसकी बाउंड्री क्या है। क्योंकि अब वो मिजोरम में अब कह रहे हैं कि 1971 में जब ये बाउंड्री रीडिफाइन हुई थी, उस टाइम मिजोरम तो एक डिस्ट्रिक्ट ही था, स्टेट यूटी भी नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि हमको तो इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है, वो इसको नकारते हैं। फिर उससे पहले अगर जाओ तो 1933 में ब्रिटिश टाइम में एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था, उसमें ये लोसाई डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री दिखाया गया था। उसको भी मिजोरम नहीं मानता, मगर असम सरकार उसको मानती है। डिस्प्यूट इस बात का है। अब देखिए, वो कहते हैं मिजोरम के लोग, चीफ मिनिस्टर और सरकार ये कहती है कि आप सैटेलाइट से जाइए, देखिए, आपको 100 साल पहले भी ये दिखेगा कि हम मिजो लोगों ने ये जगह ऑक्यूपाई कर रही थी और वहां पे अभी खेती बाड़ी भी करते हैं, वहीं रहते भी हैं। अब ट्राइबल सिस्टम अगर आप देखें पूरे नॉर्थ ईस्ट में, जो ट्राइबल हैं, दे ओन दी लैंड एंड दे ओन दी विलेज। ये सिस्टम है वहां पे कि जो ट्राइबल आदिवासी लोग हैं, ये उनका घर जहाँ खेती करते हैं ये उन्हीं को बिलोंग करती है, गांव भी उन्हीं का है। तो सरकार भी गांव का जमीन जो है वो खरीद नहीं सकती विलेज काउंसिल की परमिशन के बिना। ऐसा सिस्टम है वहाँ। इसी महीने में 10 जुलाई को भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जब असम और मिजोरम के जो पुलिस कर्मी हैं आमने सामने खड़े हुए थे। ऐसी पोजीशन हो गई थी, मगर लकीली उस टाइम कोई फ्लेयर अप नहीं हुआ और वो दोनों सरकारों ने केंद्र की मदद मांगी कि हमारे यहाँ डिस्प्यूट में ऐसी सिचुएशन हो रही है, मदद करिए। तो दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को दिल्ली बुला के मीटिंग कराई गई और दोनों से वादा लिया गया कि दोनों पक्ष अब इस स्थिति को जैसी है वैसी ही रहने देंगे
और इसमें आगे नहीं कुछ भेदभाव बढ़ाना है। तो दोनों मान के गए कि स्टेटस को मेंटेन करेंगे। मगर क्या हुआ, वापस जाते ही दोनों साइड से वो ये बयानबाजी शुरू हो गई सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। इस तरह से लोगों को भड़क जाते हैं लोग। और देखिए उसका नतीजा यही हुआ, जो कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अगर दोनों पक्षों ने सहम रखा होता तो ऐसी स्थिति ना होती। अब मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। 7 तो ठीक है। दुखद समाचार है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। मणि सर, अभी हमने देखा दीपक सर ने थोड़े ऐतिहासिक पहलू हमें बताए हैं, क्या रहे हैं। लेकिन मैं आपसे थोड़ा संवैधानिक पहलू को भी समझना चाहूंगी, क्योंकि असम संवैधानिक सीमा के पालन की वकालत करता है, बाकी जो तमाम राज्य हैं वो थोड़ा सा ऐतिहासिक सीमाओं पर जोर देते रहे हैं। संविधान सीमाओं को लेकर क्या कहता है? देखिए, संविधानिक विशेष प्रावधान है, इनको 371 के नीचे कई सारे अनुच्छेदों में है, और इसके लिए मिजोरम और भिन्न भिन्न जितने भी राज्य हैं पूर्वोत्तर, उनके लिए अलग अलग प्रावधान है। ठीक है। इसके अलावा इनके लिए उसी के अंदर ये इनर लाइन परमिट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कई चीजें आती है। परंतु बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का जो भी पहलू था वो एक तरीके का डिसअफेक्शन रहा है। एक तरीके से उनको जो लोकल ट्राइबल स्टेट्स जो बने थे, जैसे दीपक जी ने भी कहा था कि वो ट्राइब के साथ एक मेंटल अटैचमेंट होती है, ओनरशिप होती है, फार्म्स के साथ होती है, अपने घरों के साथ होती है, ट्राइबल्स का ये कल्चर है। तो जो 1972 में इंटरस्टेट बॉर्डर डिमार्केशन हुई थी, उसमें इस तत्व के ऊपर, इस मुख्य बिंदु के ऊपर कितना ध्यान दिया गया था, इसका कोई अभी कोई कह नहीं सकता कि कितना ध्यान दिया गया था। परंतु इसी वजह से बीच बीच में आपने देखा होगा कई अंतर्गतों में, कभी मिजो वॉलंटियर्स का आता है, कभी त्रिपुरा में आता है टीएनवी कह के। आपको आज तक जो सीमा का जो डिस्प्यूट है मणिपुर और नागालैंड के बीच में भी चली रहा है, वो कुकी नागास और कपलंग ग्रुप्स के ऊपर। तो ऐसे इंटरसाइन डिस्प्यूट तो आज भी चल रहा है। इसका यही वजह है कि उस वक्त तत्कालीन जो विभाजन हुई थी, स्टेट्स को जब रीऑर्गेनाइज किया था 7 स्टेट्स में, जो यूनियन टेरिटरी से अपग्रेड करके, या उससे पहले जो भी हुआ था, वो उस समय पे या किसी न किसी समय पे इसके ऊपर एक ध्यान देना जरूरी था, वो नहीं दिया। परंतु इस 2014 के बाद हमने देखा था कि ये काफी दिनों बाद ऐसा है कोई लैक ऑफ पीस को लूज किया है। अदरवाइज जो रहा है 2013-14 के बाद हमने ये देखा है कि कई पहलुओं में इस सरकार ने कुछ उपलब्धियां किया है। काफी दिन से पीस रहा है। पिछले 6 साल से पूर्वोत्तर देशों में, इस पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रकार का आपस के जो लड़ाई वगैरह है, या जो इंसर्जेंट्स ग्रुप वगैरह है। देखिए, इंसर्जेंट ग्रुप में इनविजिबल फॉरेन हैंड्स भी होते हैं जो डिस्टर्बेंसेस को बढ़ावा देते हैं, डिस्टर्बेंसेस को आग लगाते हैं। तो पहले बात तो ये समझना है कि इनको प्रोवोक किया गया था किसी इनविजिबल हैंड ने, या ये अपने आप में एक डिप्रिवेशन हुआ है। क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य के जो पिछले 5-6 साल के जो विकास और जो व्यवसाय और जो रोजगार वगैरह का जो उपलब्धियां जो सरकार की है, वो अद्भुत है। और इसी वजह से हमें ये कई ऐसे तत्व हैं वहां पर भी जो इस सरकार की जो एक तरीके का रथ चल रहा है विकास का, उसको कहीं असंतुलित करने की प्रयास में तो नहीं है। ये सब चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक संवैधानिक बिंदु है वो तो है ही है, मगर संवैधानिक बिंदु के साथ भी एक बार बैठ के ही पूरे, देखिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेक्रेटेरिएट कई साल से काम करते रही है, वो कितने किया क्या किया उसका तो अभी इतना संज्ञान नहीं है। परंतु आज हमने असम और मिजो का स्टैंड को नहीं रोका, तो ये संभवता है कि बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी, बाकी जो राज्य हैं वो भी किसी वजह से, किसी कारण, वो स्वयंभू कारण से हो सकता है, या किसी बाहर के जो डिस्टर्बेंस कॉज करना चाहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट पीस के अगेंस्ट है, वो लोग अपने हरकत में आके उनको प्रोवोक करके एक नए नए ऐसे चीजें शुरू कर सकते हैं। इसी कारणवश आज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनको बैठ के सबको, वायलेंस को, कोई भी हिंसा ना हो, इस हिंसा पे काबू पाके, नियंत्रण पाके सारे 7 स्टेट्स के सीएम बैठ के इस समस्या का समाधान न केवल आज मगर एक स्थायी रूप से निकाल ले।
दीपक सर, जैसे मणि सर ने भी जिक्र किया है कि इस मामले को बेहद संवेदनशीलता के साथ देखना होगा, और जाहिर तौर पर अगर हम मिजोरम की बात करें, असम की बात करें, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनकी बात करें, तो सभी तमाम लोग जो हैं वो दोनों तरफ अपने ही लोग हैं, और हिंसा जाहिर तौर पर किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। लेकिन मैं संवेदनशीलता का जो पहलू लेकर आए हैं मणि सर, उसके हिसाब से भी जानना चाहूंगी। मिजोरम का हम जानते हैं करीब 700 किलोमीटर लंबा बॉर्डर म्यांमार और बांग्लादेश से भी लगता है। ये जो राज्य है सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी संवेदनशील है। अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करते हैं तो किस तरह से ये इलाका और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, और क्यों यहाँ हम देखते हैं कि ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां सीमा विवाद इस तरह का हिंसक रुख क्यों ले लेता है? मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से हमको ये जो इश्यूज हैं, बाउंड्री और इश्यूज, क्योंकि उनके लैंड राइट से कनेक्टेड हैं, इसको सीरियसली लेके जितनी से जल्दी हो सके इसको सुलझाना चाहिए था। इतनी देर तक ये लिंगर ऑन कर रहा है, लटका हुआ है, और इस पे बार बार ये इशू होते हैं। मुझे याद है एक बार मैं नॉर्थ ईस्ट, मुझे मिजोरम जाना था, और ऐसी सिचुएशन थी, सिलचर का रास्ता बंद था, वहां जाने के लिए मुझको अगरतला से होते हुए, धर्मनगर से होते हुए मिजोरम जाना पड़ा। तो ऐसी कई बार सिचुएशन हुई है। ये डिस्प्यूट जो है पुराने पेंडिंग है, जितना टाइम आप और डिले करेंगे ये और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। इनको एकदम से प्रायोरिटी पे इन दोनों स्टेट्स के जो नेता हैं, लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सबको बिठा के ये इशू रिजॉल्व करना चाहिए। और देखिए ये तीनों स्टेट्स, मेघालय हो या नागालैंड हो या मिजोरम है, ये तीनों असम के डिस्ट्रिक्ट होते थे जो बाद में राज्य बने हैं। इसलिए इनका भी हर स्टेट की, असम की हर स्टेट के साथ ये बॉर्डर इशू है। नागालैंड के साथ भी कई बार वायलेंट इंसिडेंट होते हैं जिसमें दोनों स्टेट की पुलिस आमने सामने आ जाती है, और कई बार गोली भी चली है 1-2 बार। तो मेघालय का भी लैंड डिस्प्यूट है। कभी जब मेघालय में इलेक्शन होते हैं तो वो पोलिंग बूथ को लेके ये कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि ये असम का एरिया है या मेघालय का। तो ये बहुत पुराने पेंडिंग इश्यूज हैं, दे शुड बी रिजॉल्व्ड एट द अर्लीस्ट। इनको प्रायोरिटी देके रिजॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मणि सर, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो तमाम पूर्वोत्तर राज्य और उसकी सीमा को लेकर जो विवाद है उसके हर पहलू पर जा रहा है। इनर लाइन परमिट का जिक्र आपने किया था, ये थोड़ा सा आप मुझे बताइए, क्या है ये इनर लाइन परमिट और कैसे ये प्रभाव डालता है? देखिए, इन कुछ राज्यों में या कुछ राज्यों के कुछ जिलों में आपका प्रवेश करने के लिए एक तरीके से अनुमोदन की जरूरत होती है, वही इसको इनर लाइन परमिट बोलते हैं। और असम में भी कुछ जिलों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट होती है जो बाकी बॉर्डर स्टेट से सटे हुए हैं। बाकी इधर भी मिजोरम में तो आपको एयरपोर्ट में ही आपको पूछा जाता है कि आप क्या है, कैसे हैं, आपके पास परमिट है या नहीं। इस वजह से क्या होता है कि क्योंकि ये जो ट्राइबल लैंड वगैरह के साथ बहुत ही उनके साथ, और एक तरीके से दिल और दिमाग से उनका बहुत लागव, उसमें प्यार है, प्रेम है अपने लैंड से, तो वो ये नहीं चाहते कि कोई बाहर के मेन स्ट्रीम से लोग बाग आके उस लैंड को मिसयूज करे, अब्यूज करे और टेक ओवर करे या कुछ भी करे, और उससे इनको वंचित कर दें अपने भूमि से। वो इसके लिए एक तरीके से प्रोटेक्टिव है, बिकॉज अदरवाइज एक थोड़ा सा भी उनको चले जाता तो उनको ऐसा लगता है कि हम तो लुट गए, हमारा बर्बाद करे, इसलिए वो एक तरीके से वायलेंस पे आ जाते हैं, एक प्रोवोकेशन होता है। इसलिए इनर लाइन परमिट का, और भी कई वजह, उनके लोकल कल्चर्स वगैरह को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेसिव। परंतु जैसे अब हमारे दीपक जी ने बताया कि ये सीमावर्त राज्य हैं, बांग्लादेश के साथ भी और म्यांमार के साथ भी। जो मिजोरम के जो दक्षिण भाग वगैरह में कई वर्कर्स म्यांमार से आके शाम को चले जाते हैं, इतना कन्वीनियंस है, ये तो सबको पता है, सरकार में सबको पता है। बांग्लादेश से भी ट्रेड करने आते हैं, गोट ट्रेडर्स आते हैं या अपना मच्छी बेचने वाले आते हैं, और भी चीजें आते हैं। तो ये सब वहां पर इनफॉर्मली चल रही है। परंतु क्या बहुत जरूरी है कि ये इनफॉर्मल जो है वो लोग भी आके प्रोवोक कर सकते हैं, या उनका कितना इस पे प्रभाव है, या कहीं वो पलायन करके यहाँ आके बस तो नहीं रहे, इसके ऊपर कितना नियंत्रण है, या आज किसी को संज्ञान नहीं है। उनके बसने के वजह से तो कहीं ये नई संवाद शुरू हो गया, इसका भी कोई संज्ञान देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पहलुआं हैं।
मणिपुर से भी म्यांमार से आते हैं, इधर भी म्यांमार से आते हैं। उसको ना बहुत सारे पहलू है, और उसको समझने के लिए उनके साथ एक तरीके से बातचीत और एक जो कम्युनिकेशन चाहिए, वो उनके लैंग्वेज है, उनके जो प्रॉब्लम्स को समझे, एम्पैथी बोलते हैं एक तरीके से, उन्हीं के साथ उन्हीं की तरफ से सोचने का जो सक्षमता समर्थता है वो चाहिए, तभी आप उस समस्या का समाधान निकाल पाओगे। क्योंकि अब असम एक तो है बड़ा हो गया है, और आज भी जो नॉर्थ ईस्ट में जितना मैक्सिमम विकास होता है, बजट में जितनी प्रावधान होती है नॉर्थ ईस्ट के लिए, उसमें सब 70 से ज्यादा % आज भी असम के पास ही जाता है। परंतु 6 और उनके भाई हैं, उन पे कितना जाता है, कैसे फंकता, और पहले तो और भी बुरा हालत रहा है, तक 3-4 कुछ चंद लोगों ने उन नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर, इवन राजीव गांधी ने कहा 15%, 20%, 25%, और उसमें कुछ तो रंगदारी की तरफ से इंसर्जेंट ग्रुप्स में ले जाते हैं, उन सब में तो नियंत्रण पा लिया है। परंतु एक एक स्टेट को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी करके ट्रीट करके उनको बजट दिया जाए, और कई चीजें इसमें करना है, न केवल सीमा का जो आज झगड़ा है उसके साथ जुड़े हुए कई चीजें हैं। सब चीज पे हमें रोशनी डाल के एक बैठक करके साथ के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला के बैठ के, भले 1 दिन 2 दिन बैठ के पूरा इसके ऊपर बातचीत करके इसका समाधान निकलेगा। क्योंकि आज आप मिजोरम असम का कुछ ऐसा बंद कर दोगे, कल को एक और समझौता आपको मणिपुर के साथ करना पड़ेगा, मेघालय के साथ करना पड़ेगा, असम का फिर असम वो डिफरेंट इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, अलग अलग पहलू में आ जाएंगे। उसको एक ही करण करने, इंटीग्रेट करने के लिए एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी ऑन बॉर्डर इश्यूज इन एक पॉलिसी ग्रुप बना के वही यही तरीका है। सिक्योरिटी का एंगल है, इकोनॉमिक एंगल है उसमें, क्योंकि काफी सारे इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स के एंगल है, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काफी काम हुआ है, डिसअफेक्शन को खत्म किया है। मैं हमेशा 3 मंत्रियों को मुझे निजी संज्ञान है, 3 मंत्रियों को इसका श्रेय देता हूं। अपने किरण रिजिजू जी, उन्होंने वहां का डिसअफेक्शन खत्म किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर खूब बढ़ाया, और स्मृति ईरानी जहां उन्होंने ये जितने, देखो नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा यूनिक कल्चर है, जो फार्मर होता है वो घर पे वो हैंडलूम भी रखता है, हैंडलूम भी करता है। पहले वो लोग धागा से वंचित थे, स्मृति ईरानी जी ने इंश्योर किया उनको 24 घंटे धागा मिलते रहे, 365 दिन। ठीक है, मैं इस पर भी आपसे बात करूंगी कि कितना ज्यादा असर, अगर ये जैसे आप कह रहे हैं उस हिसाब से अगर मान लीजिए सीमा विवाद का हल जल्दी हमें होता दिखे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका कितना असर पड़ेगा, कितना सीधा, इस पर मैं आऊंगी। लेकिन पहले मैं दीपक सर, तमाम बातें मनीष सर ने कहा है कि इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिनका ध्यान रखना होगा, और सबको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। ये कितना बड़ा चैलेंज है, और हाल फिलहाल क्या ऐसी ईमानदार कोशिशें हुई हैं कि सीमा विवाद का हल निकल चुके? क्योंकि हमने देखा साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को एक बाउंड्री कमीशन बनाने के लिए कहा था, ताकि इस तरह के विवाद का जो हल है वो निकाला जा सके, लेकिन इस दिशा में कुछ खास काम नहीं हुआ। क्या कोशिशें ईमानदार हुई हैं अब तक? जी, वही बात है। देखिए, जब से ये हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं मुख्यमंत्री नए, अपनी प्रायोरिटी में ये कहा कि वो दूसरी स्टेट्स, नेबरिंग स्टेट के साथ जो बॉर्डर को खत्म करना चाहते हैं, और इसी तहत उन्होंने पहले मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से की 2-3 दिन पहले, जब वो शिलोंग में थे। मुझे एक चीज समझ नहीं आता कि जो डिस्प्यूट मिजोरम से चल रहा है, एक मीटिंग शायद अगर बिस्वा और जोरमथंगा के बीच, मिजोरम चीफ मिनिस्टर और असम सीएम के बीच भी हो जाती, तो शायद कल जो वो इंसिडेंट हुआ शायद वो टल जाता। वो लॉजिस्टिक्स हमें मालूम नहीं कि मीटिंग क्यों नहीं हुई, बट हो जानी चाहिए थी, जब बॉर्डर डिस्प्यूट वाज वन ऑफ द इशू इन द मीटिंग इन शिलोंग। तो देखिए, ये बात ऐसी है, इसमें पुलिस के थ्रू आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लॉ, ये पुलिस फोर्स यूज करके आप इसको नहीं अचीव कर सकते। इसको आपको बैठ के, आमने सामने बैठ के, गिव एंड टेक करके ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट है, कुछ एरिया आप दो, कुछ एरिया वो दे, एक दूसरे को एक्सचेंज करें और इसको सॉल्व करें। देखिए, इतने सालों बाद हमने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लैंड एक्सचेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ये तो अपने देश में 2 स्टेट्स का मामला है, इसको तो उनको करना ही पड़ेगा। देखिए, दूसरी बात यह है कि
मिजोरम और असम दे आर नेबर, और ये नेबर रहेंगे हमेशा। एक कहावत है हिंदी में जो कहते हैं कि आप अपनी पत्नी बदल सकते हो मगर पड़ोसी नहीं बदल पड़ोसी सकते। ये मेरे ख्याल से दो पड़ोसी नहीं बदल सकते, नेबर। तो ये आपको दोनों राज्यों के लीडर्स को ये समझना पड़ेगा और ये इसको आराम से बैठ के सुलझाना पड़ेगा। देखिए कल को आपका लैंड रूट, आपके जो लाइफ लाइन है वो सिलचर से आइजॉल, जो मिजोरम की कैपिटल है, सड़क वहीं से आती है। अगर ऑल्टरनेट रूट है तो आपको मणिपुर के चूड़ाचांदपुर से जाके, जहां सड़क ना के बराबर है, बनी नहीं हुई है, जंगल का रास्ता है। और तीसरा रूट है मिजोरम के पास, ये धर्मनगर से होते हुए अगरतला। तो आपको एक दूसरे की मदद चाहिए, एक दूसरे के लिए आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आप दोनों को एक दूसरे पे डिपेंड करना है। अगर देखिए असम को म्यांमार में कुछ एक्सपोर्ट करना, मिजोरम बॉर्डर से मिजोरम में एंटर करते हुए जाना पड़ेगा जोरखा तारसी की तरफ। हमारी जो ट्राइलेटरल हाईवे जो बन रहा है, ये म्यांमार से होते हुए थाईलैंड तक जाता है, तो उसका रास्ता मिजोरम से भी है। मिजोरम से आप जो कालादान मल्टी जो प्रोजेक्ट है उसका अगर बेनिफिट असम लेना चाहता है तो उनको मिजोरम से जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से दोनों स्टेट्स को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए और मिल बैठ के ये मामला सुलझाना चाहिए। इसमें मेरे ख्याल से होम मिनिस्ट्री जो है, यूनियन होम मिनिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कल जैसे खबर आई थी तो अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने दोनों चीफ मुख्यमंत्रियों को फोन करके बोला कि यस आप रोकिए एकदम से, और दोनों की पुलिस को हटा के वहां पे अब सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया है, न्यूट्रल फोर्स है, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े और ऐसी जो हो चुका इंसिडेंट दोबारा ना हो। बिल्कुल मणि सर, ठीक है, जो आपने आगे की दिशा को लेकर बातें तमाम बताई हैं कि क्या किस तरह से हल निकाला जा सकता है, दीपक सर ने भी कई बातें उसमें ऐड की हैं, लेकिन मैं आपकी नज़र से भी समझना चाहूँगी कि क्या ये राह इतनी आसान आपको दिख रही है, इसमें बड़े चैलेंजेस क्या हैं, और जैसा आपने तमाम चीज़ें बताई हैं उसके तहत अगर आगे बढ़ा जाए तो किस तरह से ये पूरे पूर्वोत्तर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा योगदान दे सकता है? देखिए, जहां निष्ठा हो तो वहां समाधान जरूर होगा। इंटेंट होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। कोई भी समाधान असंभव नहीं है। तो समाधान तो बिल्कुल संभव है। थोड़ी सी धीरज चाहिए, थोड़ी सी निष्ठा चाहिए, और बैठ के एक दूसरे की बात सुने, श्रोता बने, हम बोलने वाले नहीं बने। यहाँ क्या है कि सभी लोगों को बोलने की कुछ ज्यादा ही है, तो श्रोता बने, प्रोवोकेशन में ना आए एक्सटर्नल फोर्सेस से। जैसे दीपक जी ने बताया, हम एक दूसरे की जरूरत है, हमें जरूरत है एक दूसरे, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के, और असम का ये तो यही दशा है कि हर स्टेट के उनकी जरूरत है और हर स्टेट को असम की जरूरत है, विच इज द विंडो ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो ये इसको मद्देनजर में रखना है, ना कोई प्रोवोकेशन को रखना है, कोई प्रोत्साहन को रखना है, कोई हिडन रखना। बैठ के निष्ठावान और बिल्कुल धैर्य और धीरज से काम करें। तो एक टाइमलाइन रख लें अपने आप में, एक सारे सीएम मिलके एक टाइम, ये एक्चुअली आज सिर्फ 2 सीएम नहीं, आज सारे 7 सीएम को बैठना पड़ेगा ताकि एक तरीके से स्थायी समाधान निकले। और इसके लिए निष्ठा और धीरज दोनों, पेशेंस, बिकॉज कई फैक्टर्स आएंगे, कई गिव एंड टेक होगा, कई से शॉर्ट टर्म लॉसेस और लॉन्ग टर्म गेन्स हो सकते हैं। तो ऐसे कई कॉम्बिनेशंस होंगे, उसी के ऊपर धीरज से आप बैठ के समाधान तो उन्हीं ने निकालना है। होम मिनिस्ट्री सिर्फ एक तरीके के फैसिलिटेशन करती है। बाउंड्री कमीशन हो या नॉर्थ ईस्ट डिवीजन हो होम मिनिस्ट्री का, वो उनको एक फैसिलिटेशन करती है। बैठ के तो समाधान आपने निकालना है। क्या हम देने के लिए तैयार हैं, इसको देने में मेरा क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, क्या हम लेने के लिए तैयार हैं, इससे मेरा कितना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इस तरीके का सामान्य करा। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी डिफरेंसेस है मिजोरम और अन्य राज्यों में। मेघालय का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो चुका है, मगर मिजोरम का थोड़ा सा कमजोर है, रोड्स वगैरह भी कमजोर है, और वाटर सप्लाई एक्सेट्रा वगैरह में काफी इश्यूज हैं उनके। तो उनको तो इन लोगों का मदद चाहिए ही चाहिए, आवश्यकता है असम के जितने भी चीज है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनको खुद बैठ के निकालना पड़ेगा, यही एक तरीका है। बिल्कुल होम मिनिस्ट्री फैसिलिटेट कर सकती है, मगर वो किसी भी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न डिवीजन, बट इसको निकालना तो इनको
और इसी संदर्भ को, इस अवसर को, इस चुनौती को एक अवसर बनाते हुए बाकी सारे 5 और स्टेटों को बुला के बैठ के भाई तुम आपस में समाधान निकालो, एक के साथ एक करके कंबाइंड 7 पार्टी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करे, ताकि आगे के लिए एक तरीके के स्थायी समाधान हो जाए। बिल्कुल। और आखिर में क्लोजिंग करते वक्त दीपक सर की बात में थोड़ा सा सुधार करूंगी। जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो इस बात को जाहिर तौर पर ध्यान में रखना होगा और तभी आगे बढ़ना होगा। आपसी रजामंदी, आपसी बातचीत से मुद्दे का हल निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक दीवान सर, आरवीएस मनी सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद की जो जड़ें हैं वो हम देखें तो काफ़ी गहरी हैं और इसके तमाम ऐतिहासिक और संवैधानिक पहलुओं को समझते हुए सीमा विवाद के मसले को जल्द सुलझाना होगा और कोशिश करनी होगी कि जो भी समाधान हो वो सभी की रजामंदी वाला रास्ता हो। ऐसी कोशिशें होंगी। इस दिशा में ईमानदार प्रयासों की जाहिर तौर पर ज़रूरत है। तब तक सभी पक्षों को ये भी ज़रूर समझना होगा कि दोनों ही तरफ के लोग अपने ही हैं और हिंसा किसी भी तरह से किसी भी समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकता। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।